नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को अपने आवास संत कबीर कुटीर में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किसानों को बड़ी राहत देने के लिए जुमला मालकान और मुश्तरका मालकान शामलादेह और साथ ही अन्य काश्तकारों को मालिकाना हक देने के लिए सरकार नया कानून बनाने जा रही है। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य, खेती, शिक्षा, विकास या खेल हो, हर क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 पर काबिज हो रहा है। मनोहर नीतियों और योजनाओं से हरियाणा के नागरिक प्रगति और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ संत कबीर कुटीर में बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किसानों को बड़ी राहत देने के लिए प्रदेश सरकार जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादेह के साथ प्रदेश सरकार नया कानून बना रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। बीकेयू प्रतिनिधियों ने सीएम के साथ की बैठक। किसानों के साथ कई मांगों पर सहमति बनी। सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर मुलाकात। काश्तकारों को मालिकाना हक देने पर चर्चा हुई। बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान, मालिकाना हक को लेकर नया कानून बनाएंगे। भूजल रिचार्जिंग के लिए बना रहे नई योजना। किसान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाएं। किसानों ने सीएम कृषि मंत्री का आभार जताया। बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने अपनी कई मांगे रखी, जिन पर सहमति बन गई है और इसके लिए प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुराने कानूनों का अध्ययन करने और नए कानून तैयार करने के लिए विशेष कमेटी गठित की गई है, जिसमें वे स्वयं और विकास एवं पंचायत मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, महाधिवक्ता शामिल है। इस कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी हैं और अधिकारियों को कानून का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ये कार्य अंतिम चरण में है। जल्दी इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में लेकर आएंगे। किसान यूनियन के वकील भी कमेटी को कानून बनाने से संबंधित अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इस पर किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो किसान वर्षों से ऐसी जमीनों पर मकान बनाकर रह रहे हैं या फिर खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। उनसे जमीन नहीं छुड़वाई जाएगी, लेकिन सरकार ने सख्ती की है ताकि इस तरह का कोई नया कब्जा न हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में पानी की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। इसको देखते हुए वर्तमान में उपलब्ध पानी का उपयुक्त प्रबंधन करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा भूजल रिचार्जिंग के लिए बोरवेल भी लगाए जा रहे हैं। किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के सुझाव को मानते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी एक नई योजना लेकर आएंगे, जिसके तहत भूजल रिचार्जिंग के लिए किसान अपने खेत में बोरवेल लगा सकेंगे और राज्य सरकार इस पर सब्सिडी देने का प्रावधान बनाएगी। इसके लिए जल्दी योजना का खाका तैयार किया जाएगा। 3 साल तक उस बोरवेल का रखरखाव भी किसान ही करेंगे। इस कदम के लिए किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन इलाकों में भूजल स्तर काफी नीचे जा चुके हैं, ऐसे क्षेत्रों में किसान सूक्ष्म सिंचाई को अपनाएं। इस प्रणाली को अपनाने पर प्रदेश सरकार किसानों को 25% तक सब्सिडी प्रदान कर रही है। इतना ही नहीं, जल संसाधन प्राधिकरण हर गांव के जल स्तर का आकलन कर रहा है। इसके लिए पीजियोमीटर लगाए जा रहे हैं। अब खंड अनुसार नहीं बल्कि गांव के अनुसार भूजल स्तर का पता लगेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई, जिसके तहत हमने किसानों से धान के स्थान पर कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती करने का आह्वान किया था। किसानों ने सरकार का सहयोग करते हुए लगभग 1 लाख एकड़ धान के क्षेत्र में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाई है। हरियाणा की वर्तमान सरकार सदैव किसानों के हित में योजनाएं बना रही है और हर परिस्थितियों में सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी। इसी कड़ी में गन्ने के मूल्य को लेकर सरकार ने कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जो गन्ने की लागत, चीनी का रेट, उसकी रिकवरी सहित अन्य संबंधित विषयों का अध्ययन कर रही है और जल्दी सरकार को रिपोर्ट देगी। राज्य सरकार चीनी मिलों की क्षमता भी बढ़ा रही है। मिलों में अब एथेनॉल बनाने की दिशा में भी तेजी से कार्य हो रहा है, ताकि मिलों के घाटे में कुछ कमी लाई जा सके। बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टिविसन प्रसाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्र, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, बिजली निगमों के चेयरमैन पी.के. दास, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी. कुमार, भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि सुरेश कौंत, अमरजीत सिंह मोहड़ी, मनदीप सिंह नातवान सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इनके अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों का मनोहर विकास हो रहा है। हरियाणा सरकार नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी चला रही हैं, जिससे प्रदेश का हर नागरिक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, आयुष्मान भारत योजना का प्रदेश सरकार ने दायरा बढ़ाकर चिरायु हरियाणा योजना लागू की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार में हरियाणा हर वासी उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के नागरिक हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियों और योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार हर दिशा में समान काम कर रही है। मनोहर नीतियों से योजनाओं को गति मिली है और हरियाणा अपनी एक नई पहचान बनाने में सफलता हासिल कर रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चिरायु योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का प्रदेश सरकार ने दायरा बढ़ाकर चिरायु हरियाणा योजना लागू की, जिसको लेकर अधिकारी चिरायु योजना के पंजीकरण के कार्य को प्राथमिकता दें, ताकि जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को समय पर इसका लाभ मिल सके। चिरायु योजना की जो बातचीत हुई है उसमें सबका फीडबैक बहुत अच्छा था, सबको लाभ मिला है। और जैसा भी 2 दिन पहले मैंने भी स्वयं लोगों से बातचीत की, उसमें से सब लोग संतुष्ट हैं। एक आंकड़े के अनुसार 1 अक्टूबर के बाद अभी तक जिन लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है, ऐसे लगभग 11,000 केसेज ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक का लाभ उनको हुआ है। तो ये सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अभी जनवरी महीने में हमने जो परिवार पहचान पत्र के आधार के ऊपर 1,80,000 रुपये तक के इनकम के परिवारों को बीपीएल में डाल करके जो राशन कार्ड नए बनाए हैं, 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं और लगभग 9 लाख राशन कार्ड ऐसे जो लोग पात्र नहीं थे, इस श्रेणी में नहीं आते थे, ऐसे लोगों का राशन कार्ड कटा भी है। इसमें ये बात ठीक है कि काफ़ी परिवार ऐसे भी हैं जिनको इस बात को लगता है कि हमारी आय तो 1,80 से कम है और हमारा गलत कार्ड गलत कट गया है। उसके लिए हमने एडीसीज की मीटिंग बुलाई, उनको कहा है कि सबकी शिकायतें ये लेनी चाहिए और जो शिकायत हो उसको 15 दिन के अंदर अंदर सॉल्यूशन करना चाहिए। 31 जनवरी का एक समय रखा है कि जिसके अंदर सब सॉल्यूशन हो। अगर समय पर किसी की शिकायत का सॉल्यूशन नहीं होता तो उनको वो जो पिछली सुविधाएं जो मिल रही थी, जो कटी हैं, उनको बहाल कर दिया जाएगा। जब तक उसका विधिवत निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उसकी सब सुविधाएं चालू रहेंगी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा में 15,51,798 परिवार इस योजना में कवर हो रहे थे। इनमें से लगभग 9 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे थे।
चिरायु योजना लागू करने से प्रदेश में अब लगभग 20 लाख परिवार और इस योजना में जुड़ गए हैं। सरकार ने इस योजना का लाभ अधिक परिवारों को देने के लिए बीपीएल की आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रूपए कर दिया है। अब इस योजना के तहत लगभग 29 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। जिन परिवारों के कार्ड नहीं बने उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर अतिरिक्त काउंटर बनाए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि चिरायु योजना के तहत 44 लाख से ज्यादा नए गोल्डन कार्ड बने। चिरायु योजना शुरू करने से पहले आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के 28,89,287 व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनाए गए थे। चिरायु योजना के तहत अब 44,15,771 और व्यक्तियों के नए गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। इन्हें मिलाकर गोल्डन कार्ड पाने वालों की संख्या बढ़कर 73 लाख से अधिक हो गई। इस माह के अंत तक सब लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बना दिए जाएंगे। चिरायु योजना के तहत प्रदेश में कुल 715 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 539 निजी अस्पताल और 176 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर G अनूप, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, महानिदेशक आयुष डॉक्टर साकेत कुमार, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव KM पांडुरंग, निदेशक मेडिकल चिकित्सा एवं अनुसंधान डॉक्टर आदित्य दहिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। और इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत भी की है। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई अहम जानकारियां देते हुए कहा कि बेसहारा गौवंश को लेकर बैठक हुई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। पशुपालन विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल इस वक्त हमारे साथ हैं। गौ सेवा आयोग की एक बैठक हुई है। पशुधन विकास बोर्ड के नवनियुक्त जो चेयरमैन हैं वो भी मौजूद थे बैठक में। गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भी इस बैठक में शामिल हुए थे। और यहाँ पर क्या बातचीत हुई है बैठक में? सर, आज एक महत्वपूर्ण बैठक आपने गोवंश की चिंता करते हुए की है। गौ सेवा आयोग की, पशुधन विकास बोर्ड भी उसमें मौजूद रहा है। क्या चर्चा की गई है सर? नहीं, हमारे हरियाणा सरकार के लिए चिंता का विषय है कि अभी भी काफ़ी मात्रा में गोवंश जो है वो सड़कों पर है। इसको किस तरह से गौशाला में लेके आया जाए, क्या नीतियाँ बनाई जाए, किस तरह से समाज सेवी संस्थाओं की मदद ली जाए और विभागों की तरफ से क्या क्या योगदान हो, इस विषय पर चर्चा हुई। इसमें कई विभागों के अधिकारी, हम 2 मंत्री थे, मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और जो गौ सेवा से जुड़े हुए जो समाज सेवी संस्थाएँ हैं वो इसमें भाग लिया। और उसका जो है नेक्स्ट मीटिंग में मुख्यमंत्री जी से हम जो अपने सुझाव देंगे और कोशिश हमारी ये होगी कि गौवंश सड़कों पर ना रहे। सर, आज एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर। करीब 2-2.5 घंटे बैठक चली थी। कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे थे। कई मांगों पर सहमति बनी। उन्होंने सरकार का आभार भी व्यक्त किया। सर, क्या खासतौर पर चर्चा रही सर? आज कई किसान संगठन जो कैथल से, करनाल से, कुरुक्षेत्र से, सरसा से आए थे और उनकी मांगे थी को 15-16 अलग अलग तरह की एजेंडा थे और बिंदुवार हमने चर्चा की। 2-2.5 घंटे उनसे मीटिंग हुई। उसमें कई तरह की बात थी। जमीन अधिग्रहण का बात थी, मुआवजा देने की बात थी, फसल बीमा की बात थी, गन्ने के भाव की बात थी। तो ज़्यादातर उनकी समस्याओं का समाधान हमने कर दिया और 2-3 मुद्दे अभी पेंडिंग हैं। उस पर चर्चा करके उनसे फिर करके कोई अनुकूल जो डिसीजन होगा वो हम करेंगे। एक और बड़ी आज बात मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों के साथ बातचीत में कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो ढोलीदार और बुटमीदार और इनकी जो जमीन का जो मालिकाना हक का मुद्दा है उसको लेकर हम एक कानून बना के लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे बड़ी राहत होगी। ये भी मुद्दा था कि जो जमीनें किसान के जिनको कब्जा है, बोरा है और मलकियत नहीं है, उसकी ऐसा कानून बनाएं जिससे कि उनकी मलकियत बन जाए। ये कानून विधानसभा में लेके आना पड़ेगा। वो भी मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है। सर, गन्ना किसानों को लेकर कमेटी गठित हो चुकी है। आपने एक बैठक उसकी कर ली है। क्या तैयारी है सर? किस तरह से आपकी कमेटी अध्ययन कर रही है? मुद्दा ये है कि पिछले कई सालों से हरियाणा सरकार जो है गन्ना किसानों के हित के लिए सबसे अच्छा भाव देते हैं, सबसे अच्छी पेमेंट हमारी है और सरकार से हज़ारों करोड़ रुपए का पैसा जाने के बावजूद मिलों की हालत बहुत ख़राब है। और क्योंकि रिकवरी का मुद्दा है, गन्ने शुगर के भाव का मुद्दा है और किसान को अपने गन्ने का भाव चाहिए।
तो ये कमेटी बनी हुई है, जल्दी ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन मुख्यमंत्री को देगी। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद थे, जो कह रहे हैं कि गौ सेवा आयोग की एक बैठक हुई है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी आज मुख्यमंत्री के साथ किसान संगठनों ने मुलाकात की है, जिसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। और वहीं प्रदेश में 12 विभागों के मर्जर के बाद मंत्रियों के विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। कंवरपाल गुर्जर के पास शिक्षा विभाग बना रहेगा और इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर को पर्यावरण वन्य प्राणी विभाग की जिम्मेदारी भी उनको मिली है। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने विभागों में हुए फेरबदल को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, वो सुन लेते हैं। हरियाणा सरकार ने कई विभागों का विलय किया है और विलय के साथ ही कई विभागों को अब जो है वो नया नाम दिया गया है और कई मंत्रियों की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी बढ़ी है, उनको नए विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है। और मेरे साथ जो मंत्रियों का दोबारा से जो पुनः आवंटन हुआ है विभागों का और कामकाज का, उस पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अब शिक्षा विभाग के 2 विभाग बना दिए गए हैं, एक स्कूल शिक्षा विभाग, एक उच्च शिक्षा विभाग। तो स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी कंवरपाल गुर्जर के पास है। इसके साथ ही जो विभागों का मर्जर हुआ है, नया विभाग बना है, उसमें वन्य जीव विभाग और जो वन विभाग है उसका एक मर्ज उसको किया गया, उसकी भी जिम्मेदारी कंवरपाल गुर्जर को मिली है। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए कंवरपाल गुर्जर मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक नई जिम्मेदारी जो है वो आपको मिली है, लेकिन एक विभाग आपका जो था उसके 2 भाग भी हुए हैं। हाँ, नहीं ठीक है, जिस प्रकार से उसकी जरूरत थी, मुझे तो खैर पता भी नहीं था अभी तक, लेकिन आज में पता चला कि और अन्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार से एजुकेशन को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है और उसी को देखते हैं शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके 2 हिस्सों में उसको किया है। मैं समझता हूँ ठीक है, अच्छा है। तो ये शिक्षा विभाग का 2 भागों में बांटा जाना जो है वो, सर, इससे पहले अगर हम बात करें पड़ोसी राज्यों की, तो पंजाब में या फिर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से विभागों का 2 विभाग हैं शिक्षा विभाग के। इससे कामकाज आप मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी की सोच है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एक ही जो नेचर के विभाग है उसमें फाइलें ज़्यादा लंबे समय तक ना रहे और काम में तेजी आए, काम में दक्षता आए, ये फार्मूला काम आएगा? शायद कुछ इस प्रकार की सोच रही होगी और जहाँ दूसरे प्रदेशों ने इस प्रकार से उसको 2 हिस्सों में बांटा है, तो मैं समझता हूँ कुछ जरूरत होगी और उसका कुछ लाभ रहा होगा। इस प्रकार से सोच करके ही इस बात को किया। अब इसका तो आने वाले टाइम में पता चलेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, शुरू करेंगे, इसमें काम करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो ये कह रहे हैं कि जो विभागों का विलयकरण हुआ है उससे किसी का कद बढ़ाने घटाने जैसी कोई बात नहीं, बल्कि काम का सरलीकरण हो, उसके काम में तेजी आ सके, इस मकसद से, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया है और सभी के लिए ये फैसला जो है वो आने वाले दिनों में इसके नतीजे भी मिलेंगे, लेकिन इससे किसी को कोई ज्यादा कद बढ़ाने या घटाने जैसी कोई बात नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। और वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह ने खास बातचीत की है। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने मर्जर को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी जताया। सुन लेते हैं। विलय किया है, कई विभाग विलय किए गए हैं और विलय किए जाने के बाद कई विभाग जो हैं उनके नाम भी बदले गए हैं और हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, उनका एक तरह से कह सकते हैं कि कद बढ़ा है। उनको उच्चतर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें तकनीकी शिक्षा विभाग जो है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग भी उनको मिला है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आपका ये कह सकते हैं कद बढ़ा है, जिम्मेदारी और बढ़ गई है, उच्चतर शिक्षा विभाग अब आप देखेंगे, क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा जो जिम्मेदारी दी है, और जिम्मेदारी तो एक मंत्री दूसरे मंत्री को चलती रहती, किसी को जिम्मेदारी एजुकेशन की है, किसी की ट्रांसपोर्ट की है या दूसरे क्षेत्र हैं, चिकित्सा है, सब है। तो मैं कहूँगा कि जो जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी को निभाएंगे और जिम्मेदारी के साथ इस पर हम काम करेंगे। तो सर, जो शिक्षा विभाग है उसके 2 जो है वो भाग एक तरह से किए गए हैं, उनका बंटवारा किया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग। इससे पहले उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, कई राज्यों में पहले ही शिक्षा विभाग 2 भागों में बंटा हुआ था। उच्चतर शिक्षा विभाग अलग था और शिक्षा विभाग अलग था, स्कूल शिक्षा विभाग। तो अब आपके पास उच्चतर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी रहेगी, तो किस तरह से देखते हैं सर, इसको कैसे आगे लेकर बढ़ेंगे और क्या तैयार? नहीं, मेरा मानना है शिक्षा बहुत बड़ा क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ हायर है, एजुकेशन है, सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल हैं, बहुत बड़ा इसका दायरा है। और मैं मानता हूँ कि जो
उच्च शिक्षा जो दी है और जो डिवीज़न 2 हैं उस पर क्या ही जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे दोनों मंत्री कि कारपाल गुर्जर जी हमारे हैं सीनियर मंत्री हैं और मैं भी उसके साथ जो उच्च शिक्षा दी है मेरे को, इसको हम मिलकर काम करेंगे और काम का बंटवारा किया है। और काम जब बंटवारा होता है उससे काम क्या है कि काम को ठीक कर लेते हैं और उसकी जानकारी पूर्णता होती है। और हरियाणा अग्रिम पंक्ति का स्टेट है, तो इसमें जो भी जिम्मेदारी दी है मुख्यमंत्री, हम उसको निपटाने का काम करें। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा थे, जिनको उच्चतर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इनका ये कहना है कि काम का सरलीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने एक विभागों का मर्जर किया है, उससे काम का सरलीकरण होगा और जो काम है वो बंटवारे के साथ एक तरह से ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। इसमें किसी का कद बढ़ाने या घटाने जैसी कोई बात नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। और वही डॉक्टर बनवारी लाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान बनवारी लाल ने विभाग मर्जर को लेकर कई अहम जानकारियां भी दी हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मिलने के बाद डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी व्यक्त किया है। हरियाणा सरकार ने करीब 2 दर्जन विभागों का विलय किया है और कई जो वो नए विभाग भी बनाए गए हैं और इसके बाद हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है उसमें जो मंत्री हैं उनके कामकाज का पुनः आवंटन हुआ है। इसमें जो विभाग विलय हुए हैं उसके चलते जो है ये आवंटन पुनः हुआ है, लेकिन कई मंत्रियों को जिम्मेदारी जो है वो विभाग दोबारा से जो आवंटित हुई उसमें दी गई है। मेरे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल है। डॉक्टर बनवारी लाल के पास पहले सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उनको सहकारिता के साथ साथ एक नया विभाग जो जिसमें पूर्व में जब 2014 से 2019 का पहला कार्यकाल था, पूर्ण बहुमत की जब भाजपा की सरकार थी, उस वक्त उनके पास ये विभाग रहा, लेकिन एक बार फिर से इनको ये विभाग जो है वो दिया गया है। डॉक्टर बनवारी लाल को जन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप जन स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेदारी आपको दी गई है। थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी मुझे दी है और जिस आशा के साथ उन्होंने मेरे को विभाग दिया है मैं उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पहले भी आप जब पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार थी 2014 से 2019 के बीच, तब आपके पास इस विभाग की जिम्मेदारी रही है। अब भी जब विधानसभा में जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवाल रहते हैं तो आपके पास उनकी जानकारी होती है, चूंकि आपने पहले इसमें काम किया है, आपके पास पूरा एक तरह से आंकड़ा है। तो आप ये मानते हैं कि पूर्व में जब आपने इस विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी उस नाते आपका अनुभव जो है वो अब काम आएगा? हाँ बिल्कुल, इस विभाग में मैं पिछली योजना में काम कर चुका हूँ तो अनुभव तो है ही और उसी की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी जो क्वेश्चन पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड लगते थे तो मेरे को जिम्मेवारी दी हुई थी। और पब्लिक हेल्थ एक बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है क्योंकि ये सभी के, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। सुबह उठते ही सबको पानी चाहिए होता है और अगर हम जनता को, लोगों को स्वच्छ और साफ सुथरा पानी दे सकते हैं तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि आप अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर देते हैं तो हमारी बहुत सी जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, आपका जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, कोलरा हो गया, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, ये सब चीज़ें हमारी ठीक रहेंगी। और जब हमारा लोग ठीक रहेंगे तो हमारा जो हेल्थ का जो बजट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि हमारी बीमारियां कम होंगी तो लोग स्वस्थ रहेंगे तो इससे भी एक डायरेक्ट इफेक्ट हमारा इकोनॉमी पर भी पड़ता है। तो हमारे साथ डॉक्टर बनवारी लाल थे जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और एक और महकमे की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार ने जो विभागों का विलय किया है उसमें दी है। जन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी डॉक्टर बनवारी लाल को सौंपी है। डॉक्टर बनवारी लाल ने हमारे साथ खास बातचीत में कहा है कि उनकी प्राथमिकता यही रहेगी कि हर व्यक्ति को जो स्वस्थ पेयजल है वो मिले, इसको लेकर तमाम जो काम है उसको किया जाएगा और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक जल्द की जाएगी और आगे की जो रणनीति है विभाग के लिए वो बनाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। और वहीं ईमानदारी और सादगी के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री का आज स्मृति दिवस है, जिन्हें देश को आजाद करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उनके स्मृति दिवस पर नमन किया। तो चलिए देखते हैं सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है।
मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, ईमानदारी व सादगी के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनके स्मृति। और साथ ही आगे ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने ओजस्वी उद्घोष से देशवासियों को एकजुट कर पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में परास्त कर उन्होंने नेतृत्व का लोहा मनवाया। शास्त्री जी अमर रहे हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, परिवारों की आर्थिक मदद करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से आशीष नरवाल। आशीष, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा से जुड़े हर दिन एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। विकलांगता पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। ए, साल 2015, बी, साल 2023, सी, साल 2022, डी, साल 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।